आप सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजूश्री गुप्ता। आज जो टॉपिक आपको पढ़ाने जा रही हूँ वह है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस। अनधिमान वक्र के द्वारा हम उपभोक्ता के संतुलन को देखेंगे। तो इसमें मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं। कार्डिनल एंड ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी क्या होते हैं, गणनावाची और क्रमवाचक उपयोगिता, अनधिमान वक्र या तटस्थता वक्र या सम उपयोगिता वक्र क्या होते हैं, तटस्थता वक्रों की विशेषताएं क्या होती हैं, अनधिमान मानचित्र या इंडिफरेंस मैप, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन की सीमांत दर, बजट लाइन और प्राइस लाइन, बजट या कीमत रेखा क्या है, और उपभोक्ता के संतुलन को हम कैसे देखते हैं। तो इन पर आपको डिफरेंट एग्जाम्स में शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी आते हैं और माइक्रो इकोनॉमिक्स को समझने के लिए इन सारे कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम शुरू करते हैं। कार्डिनल कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी क्या होता है। मार्शल ने जो अपना यूटिलिटी एनालिसिस दी थी कंज्यूमर बिहेवियर के लिए, उपभोक्ता के व्यवहार को बताने के लिए, तो उन्होंने गणनावाची उपयोगिता का सिद्धांत प्रयोग किया। गणनावाची उपयोगिता में किस कॉन्सेप्ट में हम यह मानते हैं कि उपयोगिता को यूनिट्स में नाप सकते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8। उन्होंने बताया कि उपयोगिता को हम यूटिल्स में नापते हैं, जैसे हम लंबाई को मीटर में, दूरी को किलोमीटर में, भार को किलोग्राम में नापते हैं, उसी तरह उन्होंने उपयोगिता की जो इकाई बताई वह थी यूटिल्स। तो हम ये बोल सकते हैं कि किसी वस्तु को के कंजम्पशन से, किसी वस्तु के उपभोग से हमको कितने यूटिल्स की उपयोगिता मिली। 1 सेब खाया तो 4 यूटिल की उपयोगिता मिली, 5 सेब खाया तो 10 यूटिल की उपयोगिता मिली। तो ये इसको हम कहते हैं गणनावाची उपयोगिता या कार्डिनल यूटिलिटी। और ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट बाद में जो तटस्थता वक्र विश्लेषण या अनधिमान वक्र या इंडिफरेंस कर्व्स का प्रयोग किया गया, तो उसमें यह बताया गया कि ये उपयोगिता को हम इकाइयों में नहीं नाप सकते हैं। इसे खाली ये बता सकते हैं कि किसी वस्तु या वस्तुओं के संयोग को जब हम उपभोग कर रहे हैं तो उसको मिलने वाली उपयोगिता किसी दूसरे संयोग से या दूसरे वस्तु के उपयोग से ज़्यादा है या कम है, तो उसको हम खाली एक क्रम दे सकते हैं, अपने प्रेफरेंस बता सकते हैं कि किस वस्तु के उपयोग से हमें ज़्यादा उपयोगिता मिल रही है, किस वस्तु के उपयोग से हमें कम उपयोगिता मिल रही है। तो ऑर्डिनल यूटिलिटी या क्रमवाचक उपयोगिता के आधार पर इंडिफरेंस कर्व्स का जो टेक्निक थी उसको डेवलप किया गया। इस टेक्निक को सबसे पहले एजवर्थ ने दिया और 1939 में J.R. हिक्स की किताब आई वैल्यू एंड कैपिटल, उसने कंज्यूमर बिहेवियर के एनालिसिस के लिए, उपभोक्ता व्यवहार के जो विश्लेषण के लिए इंडिफरेंस कर्व्स का प्रयोग किया। एलन का नाम भी इसके साथ जुड़ा हुआ होता है। तो अगर हम इसकी परिभाषा दें तो हम कहते हैं तटस्थता वक्र या अनधिमान वक्र दो वस्तुओं के उन संयोगों को व्यक्त करता है जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि देते हैं। इंडिफरेंस कर्व इज अ लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट्स which show different combinations of two commodities yielding the same level of satisfaction to the consumer। तो हम इसकी जो है assumptions क्या लेते हैं। उपभोक्ता विवेकशील है, वह अपनी संतुष्टि को अधिकतम करना चाहता है। दूसरी बात, ये कंज्यूमर इज रैशनल, ही एम्स एट मैक्सिमाइजेशन ऑफ हिज यूटिलिटी। सेकंड, यूटिलिटी इज ऑर्डिनल या उपयोगिता क्रमवाची है। Third, consistency and transitivity of choice. The consumer's scale of preference for the two goods does not change. उस चुनाव में संगति और संक्रामकता होती है। दो वस्तुओं के लिए उपभोक्ता के अधिमान क्रम में परिवर्तन नहीं होता है। अगर ए कॉम्बिनेशन को कभी उसने बी कॉम्बिनेशन से ज़्यादा प्रेफर किया है तो कभी भी वह बी कॉम्बिनेशन को ए कॉम्बिनेशन की तुलना में ज़्यादा प्रेफर नहीं करेगा। चौथी बात, प्राइसेस ऑफ टू गुड्स आर गिवन एंड रिमेन कांस्टेंट। दो वस्तुओं की कीमतें दी हुई हैं और स्थिर रहती हैं। मनी इनकम ऑफ कंज्यूमर इज गिवन एंड डज नॉट चेंज। उपभोक्ता की मौद्रिक आय दी हुई है और वह स्थिर है।
डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन या प्रतिस्थापन की घटती हुई सीमांत दर का सिद्धांत लागू होता है। आगे मैं आपको बताऊंगी कि प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या होती है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो इसके आधार पे हम अगर इंडिफरेंस कर्व्स को ड्रॉ करें तो ये कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं गुड एक्स और गुड वाई के। एक गुड एक्स कोई भी ले सकते हैं आप, एप्पल ले सकते हैं, गुड वाई ऑरेंज है जैसे मान लीजिए, या गुड एक्स बिस्किट है, गुड वाई कॉफी है, तो कोई भी दो वस्तुओं का संयोग हो सकता है। तो एक एक्स कमोडिटी या एक गुड एक्स की 1 यूनिट के साथ गुड वाई की 12, 2 के साथ 8, 3 के साथ 5, 4 और 3, 5 और 2, तो इनको हम इससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिल रही है, समान उपयोगिता मिल रही है। तो जब हम इसको एक ग्राफ के रूप में प्लॉट करते हैं तो ए बी सी डी ई ये इस तरह से जो है आप कॉम्बिनेशंस मिल रहे हैं, इसको ग्राफ के रूप में प्लॉट किया तो यह इंडिफरेंस कर्व हमें प्राप्त होता है। तो यह एक ऐसा जो है, जैसे हमने जो है डिफिनेशन में बताया कि it is a locus of all such points which show different combinations of two commodities yielding the same level of satisfaction to the consumer। तो ये जो इसको पूरे ग्राफ के रूप में प्लॉट कर रहे हैं तो अनधिमान वक्र प्राप्त हो रहा है। इंडिफरेंस मैप या अनधिमान मानचित्र की बात हम करते हैं तो दिस शोज अ सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स वन ओवर द अदर। हायर IC इंडिकेट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। यहाँ कॉम्बिनेशंस जो दे रखे हैं 1 2 3 4 5 12 8 5 3 2, ये जो है गुड वाई का एक सेट हो गया। दूसरा सेट है ये 2 3 4 5 6 14 10 7 5 4। तो इनको अलग अलग जो है, अगर जब हम एक साथ जब पूरे शेड्यूल को वो करते हैं, सेट को पूरा जो है इस तरह से करते हैं, तो एक जो है कंज्यूमर के डिफरेंट लेवल के इंडिफरेंस कर्व्स मिलते हैं। तो इसको जब एक साथ हम दिखाते हैं तो वह इंडिफरेंस मैप हो जाता है। और हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व गिव्स हायर सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर, क्योंकि उपभोक्ता विवेकशील है तो वह ऊंचे अनधिमान वक्र पर पहुंचने की चेष्टा करता है। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स क्या होती हैं? अनधिमान वक्रों की ढाल बाएं से दाएं नीचे की ओर होती है। Indifference curves slope downward to the right. Second, indifference curves are convex to the origin. अनधिमान वक्र मूल बिंदु की ओर उत्तल होते हैं। Indifference curves cannot intersect each other. ये दो एक दूसरे को काट नहीं सकता। A higher indifference curve represents a higher level of satisfaction than a lower इंडिफरेंस कर्व। ऊंचा अनधिमान वक्र नीचे के अनधिमान वक्र की तुलना में ज्यादा संतुष्टि व्यक्त करता है। तो ये 4 प्रॉपर्टीज मेन इनकी होती है। तो बाएं से दाएं नीचे की ओर होते हैं। मान लीजिए ये एक अगर बाएं से दाएं नीचे की ओर हम नहीं माने तो हम ये मान रहे हैं कि एक स्ट्रेट लाइन इंडिफरेंस कर्व है। तो उसमें हम क्या देख रहे हैं, ABC ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, Y की इक्वल क्वांटिटी के साथ X की ज्यादा मात्रा का उपभोक्ता प्रयोग कर रहा है। तो ज्यादा वस्तुओं का कंजम्पशन से कम मात्रा में कंजम्पशन की तुलना में ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो इसीलिए ये हॉरिजेंटल नहीं हो सकते हैं। ABCD अगर हम वर्टिकल टू द एक्सिस माने ABC, तो अगर हम वर्टिकल माने तो सेम अमाउंट ऑफ X के साथ Y की ज्यादा मात्राएं कंज्यूम कर रहा है तो इसका उपभोक्ता का संतुलन स्तर बढ़ता जाएगा, इसलिए यह भी नहीं हो सकता। और अगर इस तरह का ढाल माने, पॉजिटिव स्लोप माने अनधिमान वक्रों का, तो हम देख रहे हैं कि दोनों ही वस्तुओं की ज्यादा मात्रा वह प्रयोग में ला रहा है तो उसका संतुष्टि का स्तर बढ़ता जाएगा, इसलिए यह पॉजिटिव स्लोप वाला भी वक्र नहीं होगा। तो इसीलिए इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप होता है वह दाहिनी ओर होता है। यहाँ पर एक अतिरिक्त इकाई को जैसे जैसे वह प्राप्त कर रहा है वैसे वैसे कम मात्रा वस्तु Y की उसको त्यागनी पड़ती है। तो आगे हम देखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। अनधिमान वक्र मूल बिंदु की ओर उत्तल होते हैं। तो अगर ये जो है
हम इसकी पॉसिबिलिटी लें तो ये कॉनकेव टू द ओरिजिन हो सकता है, या स्ट्रेट लाइन, या ये इस तरह से जो है एल शेप का हो सकता है। तो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं एक कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस होता है, तो इसका उठा हुआ तल, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन का मतलब है जो इसका उठा हुआ तल है वह मूल बिंदु की ओर होता है। इस तरह से ये मूल बिंदु है तो इसका वक्र का उठा हुआ तल मूल बिंदु की तरफ होता है। तो यहाँ पर अगर ये कॉनकेव टू द ओरिजिन है, इसका मतलब है कि x की एक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए y की उत्तरोत्तर ज्यादा मात्रा का त्याग करना पड़ रहा है, जो कि घटती हुई प्रतिस्थापन की सीमांत दर का जो हमने नियम माना है उसके विपरीत है। या फिर स्ट्रेट लाइन तब होता है जब जो दोनों वस्तुएं कॉमन, गुड x और गुड y, यहाँ पर x को लेते हैं, यहाँ पर y को लेते हैं, अगर ये पूर्णतया प्रतिस्थापनीय वस्तुएं होती हैं और एक वस्तु को दूसरी की जगह हम प्रयोग कर सकते हैं। और एल शेप का जब होता है, जबकि जो कमोडिटीज हैं एक्स और वाई कमोडिटी, वो एक सर्टेन रेशियो में उपयोग में लाई जाती हैं। तो पूरक वस्तुओं के लिए जो अनधिमान वक्र होते हैं वह एल शेप के होते हैं। तो अनधिमान वक्र मूल बिंदु की ओर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होते हैं। ये जो है इसका जो शेप होता है कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। इसके बाद अनधिमान वक्र एक दूसरे को काट नहीं सकते। ये दो अनधिमान वक्र हैं जो एक दूसरे को काट रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, उपभोक्ता डी और ए के बीच में उदासीन है और बी और ए के बीच में भी उदासीन है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है क्योंकि बी बिंदु डी बिंदु से ऊपर स्थित है, जहां पर कि वह दोनों वस्तुओं की ज्यादा मात्रा को उपभोग कर रहा है। तो इसलिए वह बी बिंदु पे संतुलन में नहीं हो सकता है। बी बिंदु और डी बिंदु के प्रति वह उदासीन नहीं हो सकता है। डी और ए के बीच में भी उदासीन है और बी और ए के बीच में भी, तो ऐसा संभव नहीं है क्योंकि बी बिंदु संतुष्टि के ज्यादा ऊंचे स्तर को दिखा रहा है। तो इसलिए ये दो अनधिमान वक्र एक दूसरे को नहीं काट सकते हैं। अब हम एक कॉन्सेप्ट पे आते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स फॉर वाई, जिसको हम डिनोट करते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स फॉर वाई, प्रतिस्थापन की सीमांत दर। Marginal rate of substitution of x for y is the amount of y which the consumer is prepared to give up for the gain of one additional unit of x so that his level of satisfaction remains the same. वस्तु x की वस्तु y के लिए प्रतिस्थापन की सीमांत दर वस्तु y की वह मात्रा है जिसको वस्तु x की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता त्याग देने को तैयार होता है, जिससे उसकी संतुष्टि का स्तर स्थिर रहे। तो इसको हम कैसे देखते हैं, ये जो है ये इंडिफरेंस कर्व का ये दिया हुआ है शेड्यूल। एक इकाई x की 12 इकाई y की, दूसरी इकाई x की बढ़ा रहा है तो y की मात्रा को त्याग रहा है। कितनी मात्रा को त्याग रहा है, डेल्टा y इज 12 माइनस 8 इज इक्वल टू 4। तो दिस इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ x फॉर y इज इक्वल टू डेल्टा y बाई डेल्टा x। तो ये जो है 4/1 इज इक्वल टू 4। फिर इसके बाद सेकंड से जब 8 से इधर की तरफ आ रहा है 3 और ये 1 तो 3, यानी यहाँ पर 3 है। फिर C पर जो है 2, D पर 1, इस तरह से जो है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ x फॉर y का जो फॉर्मूला है दैट इज डेल्टा y बाई डेल्टा x। तो ये जो है निरंतर घटती हुई हो रही है। अब बजट लाइन या प्राइस लाइन की बात हम करते हैं। इट इज अ लाइन शोइंग डिफरेंट पॉसिबल कंजम्पशन कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड एक्स एंड गुड वाई विच अ कंज्यूमर कैन बाय गिवन हिज बजट एंड द प्राइस ऑफ गुड एक्स एंड गुड वाई। बजट रेखा दो वस्तुओं के उन सभी संयोगों को प्रदर्शित करती है जिससे उपभोक्ता अपनी दी हुई मौद्रिक आय को दो वस्तुओं की दी हुई कीमतों पर व्यय करके खरीद सकता है। तो अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं, उपभोक्ता की आय दी हुई है और दो वस्तुओं की कीमतें x और y दी हुई है। तो यदि उपभोक्ता अपनी पूरी आय को y पर खर्च कर दे, यहाँ पर गुड x दिया हुआ है, यहाँ पर गुड y दी हुई है y एक्सिस पे और x एक्स पे गुड x दिया हुआ है। तो अगर
समस्त आय को वह वाई पे खर्च कर देता है, तो ओपी अमाउंट उसको जो है मिल रहा है, ये गुड वाई और गुड एक्स। और अगर जो है समस्त आय को वह एक्स वस्तु पे खर्च कर दे रहा है तो उसको एल बिंदु मिल रहा है। इन दोनों बिंदुओं को ज्वाइन कर देते हैं तो इन दोनों वस्तुओं का वह संयोग प्राप्त हो जाता है, जिसे उपभोक्ता अपनी दी हुई मौद्रिक आय और दोनों वस्तुओं की दी हुई कीमतों पर खरीद सकता है। अब इसके नीचे के जो पॉइंट कॉम्बिनेशन हैं ए बी सी मान लीजिए, तो ये उपभोक्ता प्राप्त कर सकता है, लेकिन क्योंकि वो ज्यादा वस्तुओं का उपभोग करना चाहता है इसलिए वो यहाँ पर नहीं रुकता और ऊंची उस पे जाना चाहता है। और इसके जो बाहर के जो मान लीजिए कोई एक्स पॉइंट या एम पॉइंट है तो वह उपभोक्ता के लिए प्राप्य नहीं है, दैट इज अनअटेनेबल। तो इसलिए उपभोक्ता जो है इस कीमत रेखा पर स्थित या उसके अंदर स्थित जो कॉम्बिनेशंस है वस्तु एक्स और वाई के, उन्हीं को खरीद सकता है। अब हम यदि स्लोप ऑफ प्राइस लाइन की बात करें, कीमत रेखा की ढाल, तो यह होती है ओपी बाई पी है। जैसा कि आप जानते हैं किसी भी जो रेखा की ढाल होती है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ओपी बाई पी एल, ओपी इज इक्वल टू एम बाई पी वाई, प्राइस ऑफ वाई जो पूरी उसकी मॉनिटरी इनकम है उसको उसकी जो वाई वस्तु की कीमत से हम डिवाइड कर देते हैं, तो ओपी इज इक्वल टू एम बाई पी वाई, ओ एल इज इक्वल टू एम बाई पी एक्स। तो स्लोप ऑफ द प्राइस लाइन क्या आ जाता है, ओपी बाई ओ एल है, तो ओपी की जगह हमने एम बाई पी वाई लिख दिया और ओ एल की जगह एम बाई पी एक्स लिख दिया। तो फाइनल हमारा जो फॉर्मूला है स्लोप ऑफ द प्राइस लाइन इज इक्वल टू पी एक्स बाई पी वाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और प्राइस लाइन का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स को समझने के लिए आगे के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो प्राइस लाइन पे बेस्ड हैं। आप प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पढ़ोगे, गिवन कमोडिटी, इंफीरियर कमोडिटी के डायग्राम्स पढ़ोगे, सब कुछ ये प्राइस लाइन पे बेस्ड है। तो इस कॉन्सेप्ट को और इसके शिफ्ट को बहुत अच्छी तरह से आपको जानना चाहिए। शिफ्ट इन प्राइस लाइन अगर हम देखें, कीमत रेखा में परिवर्तन, तो ये एक प्राइस लाइन ओरिजिनल दी हुई है पीएल। अब जो है वस्तु एक्स की कीमत घट जा रही है और वस्तु वाई की कीमत पहले से ही समान रह रही है। तो जो गुड एक्स का जो ये है ये जो स्लोप ऑफ द प्राइस लाइन है वो इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि अब उस दी हुई आय से वस्तु x की कीमत घट जाने पर x की वह ज्यादा मात्रा खरीद पा रहा है। इसके बाद अगर वस्तु x की कीमत और घट जाती है तो वस्तु x की और मात्रा खरीद पाएगा उपभोक्ता, जिससे कि प्राइस लाइन और जो है x एक्सिस पे दाहिने की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो अगर इसी तरह अगर यदि हम y वस्तु की कीमत में परिवर्तन की बात करें, तो यदि x वस्तु की कीमत समान रहते हुए और उपभोक्ता की आय समान रहते हुए वस्तु y की कीमत घट जाती है, तो कीमत रेखा का शिफ्ट y एक्सिस पे ऊपर की तरफ हो जाएगा और नई जो प्राइस लाइन होगी वो P1L हो जाएगी। और इसी तरह यदि वस्तु y की कीमत घट जाती है तो ये P2L हो जाएगी, y एक्सिस पे नीचे की ओर इसका शिफ्ट हो जाएगा और x एक्सिस पे वही समान मात्रा ही रहेगी। तीसरी सिचुएशन होती है जबकि दोनों वस्तुओं की कीमतें समान हो और उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो जाए। तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता की आय बढ़ती है और दोनों जो प्राइस रेशियो या दोनों की वस्तुओं की कीमतें पहले जैसी हैं तो उपभोक्ता की आय बढ़ती है। तो ये जो इसका शिफ्ट है वो इधर की तरफ ये हो जा रहा है। नई जो कीमत रेखा है वो P1L1 हो जा रही है और अगर उपभोक्ता की आय घट जा रही है तो नई कीमत रेखा P2L2 हो जा रही है। तो आय के बढ़ने पर ये पूरी की पूरी कीमत रेखा ऊपर की ओर खिसक जा रही है और आय के कम होने पर यह नीचे की ओर खिसक जा रही है। तो ये इसका शिफ्ट प्राइस लाइन का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आगे जितने भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में, सब में कहीं ना कहीं प्राइस लाइन का जो उपयोग बहुत ज़्यादा होगा।
अब हम नदीमान वक्र के द्वारा उपभोक्ता का संतुलन किस प्रकार प्राप्त होता है या कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम थ्रू डिफरेंस कर्व एनालिसिस की बात करते हैं। तो द एम ऑफ द कंज्यूमर इज टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन फ्रॉम हिज मनी इनकम गिवन द प्राइस लाइन और बजट लाइन एंड द इंडिफरेंस मैप। यदि उपभोक्ता की कीमत या बजट रेखा दी हुई है और अनधिमान मानचित्र दिया होता है तो उसका उद्देश्य अपनी मौद्रिक आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना होता है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम refers to the amount of goods and services which the consumer may buy in the market given his income and given prices of goods in the market। उपभोक्ता का संतुलन क्या बताता है? वस्तु और सेवाओं की उन मात्राओं को बताता है जिससे उपभोक्ता अपनी आय और वस्तुओं की बाजार कीमतों के दिया हुआ होने पर क्रय करता है और उससे परिवर्तन करने की उसमें प्रवृत्ति नहीं होती है। A consumer is said to be equilibrium at a point where the price line is touching the highest attainable indifference curve from below। यह एक उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होता है जहाँ कीमत रेखा उच्चतम संभव अनधिमान वक्र को नीचे से स्पर्श करती है। इसके लिए दो कंडीशंस होती हैं। पहला, a given price line should be tangent to an indifference curve or marginal rate of substitution of good for good Y must be equal to price ratio of two goods, that is MRSXY is equal to PX by PY। और second order condition is that indifference curve must be convex to the origin at the point of tangency। पहली कंडीशन क्या है कि कीमत रेखा अनधिमान वक्र को स्पर्श करती हो और x की वस्तु y के लिए प्रतिस्थापन की सीमांत दर दोनों वस्तुओं के कीमत अनुपात के बराबर हो, दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ x फॉर y इज इक्वल टू px बाई py। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? इसका कंज्यूमर का इंडिफरेंस मैप दिया हुआ है, IC1, IC2, IC3, IC4। ये सारे जो है इसके इंडिफरेंस मैप को दिखा रहे हैं और उसकी कीमत रेखा, जबकि उसकी आय और दोनों वस्तुओं की कीमतें दी हुई हैं तो कीमत रेखा PL है। तो अब ये जो है सारे संयोग जो PL के नीचे हैं या इस इधर जो है ये इस वाले अनधिमान वक्र पे उसको अटेन कर सकता है, लेकिन क्योंकि उपभोक्ता विवेकपूर्ण है, वह ऊंचे अनधिमान वक्र पे पहुंचना चाहता है, तो इस कीमत रेखा ये जो अगर उसके पॉसिबल जो संयोग को दर्शा रही है तो उसके दिए हुए होने पर ऊंचे से ऊंचे वस्तुओं के संयोग को प्राप्त करने की चेष्टा करेगा। कीमत रेखा के बाहर के बिंदु उसके लिए अनअटेनेबल हैं, अप्राप्य बिंदु हैं, इसलिए IC4 पर स्थित किसी भी बिंदु को वह प्राप्त नहीं कर सकता है। तो अल्टीमेट जो लास्ट जो उसके लिए अटेनेबल पॉइंट है वह है E। तो इस पे वह वस्तु x की OQ मात्रा और वस्तु y की OM मात्रा का क्रय कर रहा है। तो यह उपभोक्ता के लिए E बिंदु संतुलन का होगा, क्योंकि उस पर ही वह अपना क्रय में उसमें कोई परिवर्तन करने की प्रवृत्ति नहीं होगी तथा जो उसको उपलब्ध उच्चतम पॉइंट है उस पर वह पहुंचेगा। सेकेंड ऑर्डर कंडीशन यह है कि जो तटस्था वक्र होते हैं वे मूल बिंदु की तरफ कॉन्वेक्स होना चाहिए, उत्तल होना चाहिए। और एक थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है, अगर कॉन्केव अगर होते हैं IC वक्र तो E बिंदु पर जो अगर स्पर्श कर रहा है तो इससे ऊंचे तटस्था वक्र पे पहुंचना संभव है। IC2, IC3 ज़्यादा हायर लेवल को बता रहे हैं, तो हायर सेटिस्फैक्शन को बता रहे हैं, तो ये इसलिए सेकेंड ऑर्डर कंडीशन यह होती है कि स्पर्श बिंदु पर अनधिमान वक्र मूल बिंदु की ओर उत्तल होना चाहिए। तो ये आपके उपभोक्ता संतुलन की ये दशा थी अनधिमान वक्रों के द्वारा। इस व्याख्यान को मैं यहीं पर विराम देती हूँ। धन्यवाद। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।